देखिए सतवाहन वंश, कर्ण वंश तक हम कल बता दिए हैं आपको। अब जो हम आगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सतवाहन वंश को, और उसके बाद आज पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश, सतवाहन वंश और उसके बाद गुप्त वंश, ये आज हम 3 पढ़ेंगे। तो जो सतवाहन वंश का जो राजा था जिन्होंने सतवाहन वंश बनाया, उसका नाम था सिमुख। बताया है कि कर्ण वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम राजा था। सुशर्मा की हत्या करके इन्होंने भारत में स्थापित की थी सिमुख सतवाहन वंश को। अब जो सतवाहन वंश को जिन्होंने बनाया, इसकी जो राजधानी थी ये प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। किसकी? सतवाहन वंश का जो राजा सुशर्मा लेके सिमुख है, उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। तो सिमुख का उतना इसमें नहीं दिया है, उतना इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलता है। सतवाहन वंश का जो दूसरा राजा था उसका नाम था सतकर्णी। सतकर्णी सतवाहन वंश का दूसरा राजा है ना, सतकर्णी। ई का किया था कि इसका जो समय था वो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व था। देखेंगे फिर से, सतवाहन वंश का जो राजा था पहला, उसका नाम था सिमुख। सिमुख ने भारत में स्थापित किए थे सतवाहन वंश को। इसकी राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान। इसका उतना कहानी नहीं है इसमें। हम पढ़ेंगे मेन जो हम राजाओं के यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे वो सतकर्णी से पढ़ना शुरू करेंगे। सतकर्णी सतवाहन वंश का दूसरा राजा है। इसका जो समय था, यानी जो इसका जो समय हम देखते हैं तो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक ये सतकर्णी का मानने का था समय था। इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया, चांदी का सिक्का चलवाया था इन्होंने। और जब ये चांदी का सिक्का मान के चलवाया तो इस पे आकृति जो था, इस पे आकृति जो था ये आपकी 2 अश्व की आकृति थी। अश्व की, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। सतकर्णी को दक्षिणापथ का राजा कहा जाता है। दक्षिणापथ का राजा है ना, किसको? सतकर्णी को। सतकर्णी को क्या कहा जाएगा? दक्षिणापथ का राजा कहा जाएगा इसको, दक्षिणापथ का राजा। अब देखिए, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यज्ञ सतकर्णी, सतवाहन वंश का दूसरा राजा है सतकर्णी। इसका जो समय था 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व के बीच में था सतकर्णी का। इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया है ना। आपसे पूछेगा कि जो सतकर्णी, जो सतवाहन वंश का जो राजा सतकर्णी है, कैसा सिक्का चलवाया? तो चांदी का सिक्का चलवाया। चांदी का जो सिक्का होता था उस पर जो मोहर होती थी वो अश्व का आकृति होता था, अश्व का मोहर होता था। घोड़ा का इसको ऊपर चांदी का जो सिक्का चलवाया है उस पर घोड़े का क्या होता था? आकृति होती थी। इसे दक्षिणापथ का राजा कहा जाता है। इसलिए इसे दक्षिणापथ का राजा कहा जाता है क्योंकि उन्हें संपूर्ण दक्षिण भारत के राज्यों को जीत चुका था। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणापथ का राजा। इन्होंने जब दक्षिणापथ के राजा जब ये बना तो इन्होंने उस दक्षिणापथ में यानी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। और ये शैव धर्म को मानने वाला आदमी है, यानी ये जो व्यक्ति है ये शिव धर्म को मानता है। शंकर का सबसे बड़ा पुजारी था कौन? सतकर्णी, है ना। आगे देखेंगे अब इसमें। सतवाहन वंश में अब अगर हम देखेंगे तो हाल, तीसरा जो इसके राजा हुआ उसका नाम था हाल। सतवाहन वंश का तीसरा राजा का नाम था हाल। और ये हाल का जो समय था ये आपकी 20 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व था। हाल का, हाल जो है ये सतवाहन वंश का तीसरा राजा है।
इसका जो समय था ये 20 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व थी, है ना। हाल के बारे में उतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, बस इसका टाइमिंग बस याद रखेंगे। अब देखेंगे गौतम पुत्र सतकर्णी। गौतम पुत्र सतकर्णी ये सतवाहन वंश का चौथा राजा है, चौथा राजा इसे माना गया। एक मान गौतम पुत्र जो सतकर्णी है ये सतवाहन वंश का चौथा और सबसे महान राजाओं में से एक था, सतवाहन वंश का, है ना। पहला राजा सतवाहन वंश का सिमुख था, दूसरा राजा कौन था, सतकर्णी था, तीसरा राजा हाल था और चौथा राजा गौतम पुत्र सतकर्णी है। तो गौतम पुत्र सतकर्णी का जो समय था 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व के बीच में था। ये जो राजा बना था ना सतवाहन वंश में 106 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व के बीच में मानने की था, है ना। इन्होंने शकों को पराजित कर दिया था। इसी के समय भारत पर शक जो था ना, शक जितना था यानी शकों का आक्रमण हुआ था जब ये राजा बना था भारत का। तो इन्होंने शकों को काठियावाड़ा, है ना, काठियावाड़ा ये मलवा में पराजित कर देता है शकों को। गौतम पुत्र सतकर्णी ये सतवाहन वंश का चौथा राजा है। इसका जो समय था 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व के बीच में था। जब ये एक सतवाहन वंश का राजा बना तो पता चल रहा है कि इसी के समय भारत पर शकों ने आक्रमण किया, और जब शकों ने आक्रमण किया तो इन्होंने शकों को काठियावाड़ा एवं मालवा में क्या करता है, पराजित कर देता है ना। काठियावाड़ा एवं मालवा में पराजित कर देता है। सतवाहन वंश का जो सबसे अंतिम राजा था, सबसे जो लास्ट जो राजा था उसका नाम था यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी ये सतवाहन वंश का अंतिम राजा है। इसका जो समय था 165 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व के बीच में है। किसकी, यज्ञश्री सतकर्णी की, है ना। इन्होंने जो सिक्का चलवाया ये भी चांदी का सिक्का चलवाया था, और जब इन्होंने चांदी की सिक्का चलवाई तो पता चलता था कि उस पे मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित करवाता है। जब ये सिक्का चलवाया इन्होंने तो ओकरा पर पता चला था कि सिक्का पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित करवाया था। तो ये हमारे सतवाहन वंश के कुछ राजा हुए। फिर से देखते हैं एक बार सतवाहन वंश में कौन कौन हुए। सतवाहनों में जो सबसे पहला राजा था उसका नाम था सिमुख, याद रखेंगे इसको। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। दूसरा जो इसका राजा रहा उसका नाम था सतकर्णी। तीसरा जो इसका राजा था उसका नाम था हाल। चौथा जो राजा है उसका नाम है काची, गौतम पुत्र सतकर्णी। और जो पांचवा जो राजा है उसका नाम है यज्ञश्री सतकर्णी, है ना। गौतम पुत्र सतकर्णी पता चलता है कि ये मतलब कि काची ये सतवाहन वंश का चौथा सबसे बड़ा राजा होगा, यानी चौथा राजा है कौन, गौतम पुत्र सतकर्णी। ये कब राजा बनेगा सतवाहन वंश का कि 106 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व के बीच जो राजा बना सतवाहन वंश का उसका नाम था गौतम पुत्र सतकर्णी। इसी के समय जब ये राजा बना है सतवाहन वंश का तो इसी के समय पता चल रहा है कि भारत पर शकों ने आक्रमण किया। शक जो होगा ना ये भारत पर आक्रमण करेगा, और जब भारत पर इन्होंने आक्रमण किया तो ये गौतम पुत्र सतकर्णी ने कठियावाड़ा एवं मालवा में उसे पराजित किया था। सतकर्णी को, सतकर्णी जो होगा जो मान ली कि कहाँ सतवाहन वंश का जो दूसरा राजा सतकर्णी होगा इसे दक्षिणापथ का राजा कहा जाता है। सतकर्णी को एक इससे क्वेश्चन पूछा आपसे कि दक्षिणापथ के राजा किसे कहेंगे, सतकर्णी को। गौतम पुत्र सतकर्णी नहीं मारेंगे, ये दूसर है, ये दूसर है और ये दूसर है, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। यहाँ दक्षिणापथ के कभी कभार राजा से पूछेगा और कभी कभी ये पूछता है कि किसके सिक्के पर मछली, शंख और जहाज की चित्र अंकित थी।
तो जो यज्ञश्री सतकर्णी है उसका जो सिक्का था उस पे मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था, है ना। तो ये हमारे हुए काछी आज के सतवाहन वंश। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे काछी आपके गुप्त वंश को। गुप्त वंश गुप्त वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो गुप्त वंश के राजा, जो पहला जो राजा था उसका नाम था आपका काची, तो उसका नाम था कुजुल कॉन्फिडेंस। कुजुल कॉन्फिसेस जो राजा है ये गुप्त वंश का पहला राजा था। गुप्त वंश का जो पहला राजा है उसका नाम है कुजुल कॉन्फिडेंस। कुजुल कॉन्फिडेंस जो आदमी है ये गुप्त वंश का राजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुजुल कॉन्फिडेंस यूची जाति के रहने वाला व्यक्ति था। यूची यानी यूची के मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है, बहुत सारी किताबों में ये बताया गया है कि जो कुजुल जो कॉन्फिडेंस था ये मतलब गुप्त वंश का पहला राजा है। और इन्होंने गुप्त वंश का जो पहला राजा है तो ये पता चलता है कि ये राजा यूची जाति का व्यक्ति है। यूची के मतलब कि एक चीन में जाति पाई जाती है जिसको कहते हैं यूची, और ये यूची जाति पहाड़ों पर निवास करती है। हाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये कुजुल कॉन्फिडेंस जो मान लें कि गुप्त वंश का जो पहला राजा है ये यूची जाति का आदमी है ना। यूची जाति की, अरे गुप्त वंश नहीं, कुषाण वंश था। गुप्त वंश बता दिया यहाँ, कुषाण वंश, गुप्त नहीं है, कुषाण वंश है। कुषाण वंश, गुप्त इसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश का ये राजा है कौन? कुजुल कॉन्फिडेंस। कुषाण वंश में हम 3 राजाओं को पढ़ेंगे, एक है कुजुल, दूसर का होगा भीम और तीसर का हमारा होगा कनिष्क। और इसमें सबसे जो हाईलाइटेड आदमी होगा वो होगा कनिष्क। कनिष्क से हर बार क्वेश्चन आता है आपका। कनिष्क जो राजा है इससे हर बार क्वेश्चन पूछा है आपका। तो कनिष्क को हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। जो कनिष्क जो राजा होगा इसको थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, कुषाण वंश सतवाहनों के पतन होने के पश्चात जो पता चला कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना हुई थी। सतवाहन जो मान ली इसकी पतन हुई तो भारत में स्थापित हुआ था क्या? कुषाण वंश। और जो कुषाण वंश का जो पहला राजा था उसका नाम था कुजुल कॉन्फिसेस। कुजुल कॉन्फिसेस कुषाण वंश का पहला राजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति यूची जाति का व्यक्ति था। यानी ऐसा प्रतीत है कि ये लोग ये चीन के रहने वाले थे। हाँ, चीन के रहने वाले ये व्यक्ति थे जो भारत में आकर इन्होंने भारत में स्थापित की कुषाण वंश को। इसका जो दूसरा जो सिक्का चलवाया ना कुजुल कॉन्फिडेंस, ये सिक्का चलवाया था चांदी का। चांदी का इन्होंने सिक्का चलवाया, चांदी नहीं, तांबा। ये जो सिक्का चलवाया ये तांबा का सिक्का चलवाया इन्होंने। और जब इन्होंने तांबा के सिक्का चलवाया, देखो कुजुल लिखा गया है ना, कुजुल। कुजुल जो कॉन्फिडेंस है यूची जाति का आदमी है। यूची के मतलब ये होता है कि ये कबीलाई में रहने वाले आदमी है, कबीला में रहने वाला आदमी है। चीन में एक जाति पाई जाती है जिसको हम यूची कहते हैं। तो यूची जाति का आदमी है कुजुल कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस मतलब जो है यूची जाति का आदमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग कबीलाई लोग थे और ये मध्य एशिया में मान लें कि रह रहे थे। मध्य एशिया से होते हुए जब सतवाहनों के यहाँ मान लें कि पतन हुआ तो इन्होंने भारत में आकर एक वंश स्थापित की जिसे हम कुषाण वंश कहते हैं। तो कुषाण वंश का ये पहला राजा था। ये तांबा का सिक्का चलवाया है, इसकी उतनी कहानी नहीं है। भीम कॉन्फिडेंस, कुजुल के मरने के बाद जो कुषाण वंश का जो दूसरा राजा बना उसका नाम था भीम कॉन्फिडेंस, है ना। ये दोनों व्यक्ति शिव धर्म को मानेगा।
लेकिन जब कनिष्क राजा बनेगा ना तो शिव धर्म को नहीं मानेगा, ये मानेगा बौद्ध धर्म को। और इसी के समय, इस कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के समय में कहाँ? कुंडल ग्राम में, जम्मू कश्मीर ना। तो देखेंगे इसको बीम कॉन्फिडेंस, कुजुल के बाद हम देखेंगे बीम को। और जो बीम कॉन्फिडेंस है ये कुषाण वंश का दूसरा राजा है ना। बीम की यानी भीम जो है ये कुषाण वंश का दूसरा राजा है। इन्होंने सोना का सिक्का जारी किया था। ये तांबा का सिक्का चलवाए रहे, ये सोना का सिक्का चलवाएगा। और जब ये सोने का सिक्का चलवाएगा तो उस पर पता चलता है कि नदी का उस पर चित्र होगी, त्रिशूल का चित्र होगा, और उसके बाद पता चलता है कि इस पे शिव का चित्र होगा। बीम कॉन्फिडेंस जो आदमी है ये कुषाण वंश का दूसरा राजा है ना। और जो दूसरा राजा है तो किसके? कुजुल कॉन्फिडेंस के मरने के बाद जो मतलब कुषाण वंश का दूसरा राजा बना वो बीम कॉन्फिडेंस था। इन्होंने सोना के सिक्का जारी करवाया था। और जब सोना के सिक्का इन्होंने जारी की तो पता चलता है कि उस सोने के सिक्के पर नदी, त्रिशूल और शिव का क्या है? चित्र अंकित किया गया है ना। अब देखेंगे तीसरा हम कनिष्क को। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा जिसका नाम है क्या चाहिए? कनिष्क। सबसे महान और सबसे प्रतापी राजा है जिसका नाम है कनिष्क। इसकी दो राजधानियां थी, एक थी पुरुषपुर और दूसरा था मथुरा। दो इसकी राजधानियां हैं, पुरुषपुर और मथुरा। ये शिव धर्म को नहीं मानेगा, ये मानेगा काची? बौद्ध धर्म को। तो जब बौद्ध धर्म को मानेगा ना तो इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ? जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में। चार की चार बौद्ध संगीति हम आपको पहले भी बताए। पहला बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? अजात शत्रु के समय। पहला हुआ था बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय कहाँ? ये हुआ था आपका, बताइए, सारनाथ थोड़े हुआ। पहला जो अजात शत्रु कहाँ का? राजगीर था ना। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु पे। उस समय राजा था मथु का। दूसरा जो था ना ये कालाशोक के समय हुआ था, कालाशोक। तीसरा जो हुआ था ये अशोक करवाया था पाटलिपुत्र में। और जो चौथा बौद्ध संगीति हुई वो हुआ था कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और उस समय राजा के है? कनिष्क राजा था। तो पहला हुआ राजगीर में, दूसरा जो कालाशोक करवाया था ये वैशाली में करवाया था, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडल ग्राम, जम्मू कश्मीर। चार चार बौद्ध संगीतियाँ हुई महात्मा बुद्ध की। तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला आदमी है। चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय हुआ था ना। क्लियर ना? आगे अब देखेंगे कनिष्क जो राजा है इसी के समय पता चलता है कि मथुरा शैली और नागर शैली का परंपरा शुरू हुई थी। मथुरा शैली और नागर शैली जैसी परंपराओं का शुरुआत हुआ था कनिष्क के समय। इसी के समय पता चलता है कि माने कि भारत में सबसे पहले कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। कैलेंडर शक सावंत की शुरुआत हुई थी इसी के समय। 78 ईसा पूर्व में इन्होंने शक सावंत की शुरुआत कराया था। यही कनिष्क राजा है जिसके दरबार में पता चलता है कि एक सबसे प्रसिद्ध राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था उसका नाम था चरक। चरक उसका नाम था, जिन्होंने स्थापित की क्या चीज? चरक संहिता। चरक संहिता। अश्वघोष राजकवि था जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। बुद्ध चरित्र की रचना की है।
देखेंगे इसे इसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है। कनिष्क, कनिष्क कुषाण वंश का अंतिम राजा है। हाँ, कुषाण वंश का इसके बाद एक और होगा, इसके बाद एक और राजा इसमें होगा, लेकिन उसकी उस कहानी उतना नहीं है, उसकी मात्र एक दो लाइन में बस कहानी मिलती है। लेकिन ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और सबसे अंतिम राजा हुआ। इसके बाद कुषाण वंश की पतन शुरू हो गई थी। जब ये राजा था ना भारत का, तो इसके समय भारत सोने की चिड़िया थी। कुषाण वंश के समय जब कनिष्क राजा बना है तो उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। इन्होंने ही रेशम मार्ग के आविष्कार करवाया था। रेशम मार्ग, अरब वाले इस भारत पर हमला न करें इन्होंने, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार की स्थापना की, जिसे कहते हैं ग्रेट फॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार इन्होंने ही बनाई थी। इसलिए बनाया था कि जो अरब के जो व्यक्ति हैं भारत पर हमला न करें, इसीलिए इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बनवाई, जिसको हम कहते हैं चीन की दीवार। आज भी चाइना में वो है, चीन की दीवार। तो यही बनवाया था कनिष्क। कनिष्क एक महान राजा है कुषाण वंश का, और इसकी जब खत्म होगा ना तो धीरे धीरे कुषाण वंश की पतन शुरू हो जाएगी। कनिष्क की जो मतलब कि दो राजधानियां थी, एक राजधानी थी पुरुषपुर, दूसरा इसकी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क की दो राजधानियां, एक पुरुषपुर और दूसरा का मथुरा। इसी के समय पता चलता है कि जब ये राजा बना है भारत का, तो नागर शैली और मथुरा शैली जैसी मंदिरों, जैसे देखो नागर शैली के मतलब कि जितनी सारी दक्षिण भारत की जो मंदिर है ये नागर शैली के मंदिर है। और जितना सारा कहता है कि अगर हम मतलब कि इधर का हम मंदिर देखेंगे भारत तरफ इधर का पूर्वोत्तर भारत का, तो सारा मथुरा शैली के मंदिर है। तो इसी के समय दो शैलियाँ भी बनी थी, एक मथुरा शैली और दूसरा का नागर शैली। जब ये राजा बना है तो इन्होंने शुरू कराई थी काची शक सावंत। शक सावंत के मतलब कि इन्होंने 78 ईसा पूर्व में कैलेंडर की शुरुआत कराया था। इन्होंने कैलेंडर का इसी के मतलब कि इसी के समय से भारत में कैलेंडर की परंपरा शुरू हुई थी। होता है ना आपका शादी ब्याह जो कैलेंडर देकर, वो इसी के समय से शुरू हुई थी। इसी के समय पता चलता है कि चौथी बौद्ध संगीति कुंडल ग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। जब कनिष्क राजा है, इसके दरबार में उस समय का सबसे एक मशहूर है ना राजवैद्य हुआ करते थे, जिनका नाम था चरक। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार देता है कि बताइए कि जो चरक आदमी है, जो चरक है, किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता है। इन्होंने एक किताब की रचना की जिसको हम कहते हैं चरक संहिता। इसी के दरबार में रह रहे थे कौन? अश्वघोष। और अश्वघोष ने कहा थे कि इसके दरबारी कवि थे, यानी कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क के आदेश पर इन्होंने बुद्ध चरित्र जैसी रचनाओं की मतलब कि इन्होंने लिखा। बुद्ध चरित्र ने मन महात्मा बुद्ध के जीवनी पर एक इन्होंने किताब लिखी जिसको हम कहते हैं बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र का है एक किताब थी, महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताता है। कहीं लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। अब ये भी पूछता आपसे कि बताइए कि जो अश्वघोष था ये किसके दरबार में रहता है? कनिष्क के। इसमें गड़बड़ाता है कि कहीं आपको अश्वघोष दे देगा, फहियान दे देगा, उसके बाद हैंसोंग दे देगा, उसके बाद मान देता है 3 4 को राज दरबारियों को। इसमें गड़बड़ा जाता है कि कौन होगा। लेकिन हम याद रखेंगे कि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता है, जिसके मतलब कि कहने पर, कनिष्क के कहने पर इन्होंने बुद्ध चरित्र जैसी रचनाओं की मैंने लिखा है। बुद्ध चरित्र एक किताब लिखा। ये बुद्ध चरित्र क्या बताता है? महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताता है कि वह महात्मा बुद्ध कैसे एक गृह त्याग कर तपस्या करते हुए उन्होंने एक आम व्यक्ति से कैसे वो भगवान के रूप में धारण किए। तो सारा के सारा ये बुद्ध चरित्र बताता है। के लिखले है? अश्वघोष लिखा इसको। उसी के समय पता चलता है कि कनिष्क के दरबार में एक चरक नाम का व्यक्ति रह रहा है, जो इन्होंने चरक संहिता लिखी। ये सबसे उस समय का सबसे प्रख्यात सबसे विख्यात राजवैद्य है, जिसका नाम है चरक। तो ये हमारे कनिष्क है। इसके बाद हम पढ़ेंगे काची गुप्त वंश को। गुप्त वंश कुषाण वंश के पतन के पश्चात कुषाण वंश के पतन के पश्चात भारत में स्थापित हुए थे गुप्त वंश। और जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त।
श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है ना, जिसका समय 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व है। गुप्त वंश का जो पहला राजा होगा जिसका नाम है श्रीगुप्त, इसका जो समय था ये 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व था। याद रखेंगे इसको, है ना। गुप्त वंश में गुप्त वंश का जो दूसरा राजा था उसका नाम था घटोत्कच गुप्त। हाँ, घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा राजा है ना। इसका जो समय था ये 380 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व से, हाँ 280 से 319। गुप्त वंश के पहला जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। इसकी जो समय थी 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक, इन्होंने श्रीगुप्त ने भारत में स्थापित की थी गुप्त वंश को। ये गुप्त वंश का पहला राजा है। ये गुप्त वंश का दूसरा राजा है जिसका नाम है घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त मतलब क्या है, एक गुप्त वंश का दूसरा राजा है ना। इसकी जो समय थी वो 380 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। जो इस मान कि देखिए इस गुप्त वंश में जो 3 प्रमुख राजा हुए, 3 प्रमुख राजाओं में हम सबसे पढ़ेंगे किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम पहला होगा, ये सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी की राजा, इन लिच्छवी की महारानी, लिच्छवी की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था न, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। कुमार देवी सबसे प्रतापी राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, कुषाण वंश का है तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा जिसका नाम था काची चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने लिच्छवी नरेश की बेटी कुमार देवी से विवाह किया था और इसी से पैदा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त, सबसे धाकड़ आदमी। समुद्रगुप्त जब राजा बनेगा ना भारत का, इसकी कुछ अलग कहानी थी। समुद्रगुप्त के मतलब कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त अगर चलता है रास्ते में, समुद्रगुप्त अगर रास्ते में चल दिया और अगर उस रास्ते में अगर पहाड़ आ गई तो पहाड़ों को हटना पड़ेगा भैया। इस प्रकार का आदमी है समुद्रगुप्त। इससे भी एक धाकड़ इसमें और एक मान के राजा मिलेगा जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चाहे हम इसे कह सकते हैं राजा विक्रमादित्य। इसका नाम है राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ऐसा आदमी है कि ये राजा है लेकिन ये राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। उन व्यक्तियों को राजगद्दी पर बैठाएगा जो नगर नगर भीख मांगता है, जो सबसे जो पीड़ा से जो मान कि करा रहा आदमी ना, जो सबसे दर्द और जो सबसे दिन दुखी आदमी है, उसको ये क्या करेगा कि सिंहासन को बैठाएगा ही। जब ये राजा बनता है ना, और जब लोग इसके नाम सुनेंगे कि राजा विक्रमादित्य आ रहे हैं, तो पता चलता है कि बहुत सारे इतिहासकार को कहना था कि जब किसी को अगर पता चलेगा कि राजा विक्रमादित्य आ रहे हैं तो गांव के गांव इनको देखने के लिए टूटती थी। इस प्रकार का राजा है। राजा हुआ तो विक्रमादित्य।